हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल अभिषेक पर एक बार फिर। तो आज हम अपना जो है मेन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जो आई होप आप सबने स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, जहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारे सोर्सेज होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हमको एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे, उनको एनालाइज भी किया था, है ना। और इस कोर्स को मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, मैंने वो भी आप सबको बताया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 10th, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए एक बार छोटा सा परिचय वापस से दे देता हूँ अपना। दिस इज मी, है ना, एंड दिस इज द आइकॉनिक वॉल ऑफ यूपीएससी। सो आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस। अब ये 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि कल जो है 2024 का सेकंड जो है सीडीएस का एग्जाम था, उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो आई हैव क्लियर्ड दैट ऑल्सो, सो दिस वुड बी 6 टाइम्स। CAPF 2023 आई हैव क्लियर्ड, है ना, एंड यस यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। चलिए वापस से अपनी वही टैगलाइन देख लेते हैं एक बार। प्रोफेसर नहीं ऑफिसर बनना है ना। पिछली क्लास में हमने बात किया था इसके बारे में, क्या मतलब है इसका। तो बिल्कुल सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। चलिए बिना किसी समय को ज़ाया करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जी, आज का टॉपिक क्या है हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, क्या है वो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे उसकी, है ना। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ना। फिर रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी है जो हमें याद रखनी है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक्टिविटीज, ये सब देखने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सब करेंगे। ऑफकोर्स हम करने वाले हैं, साथ साइड बाय साइड ही करेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एक्टिविटी आई तो उसी टाइम पे कर लेंगे उसको। ऑल इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो हमने कल भी बात करी थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं, ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो एनसीईआरटी के बीच में दिए होते हैं वो भी करेंगे, और बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किया करेंगे हर चैप्टर के। चलिए तो शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। देखिए कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इसको इसको लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे कैसे, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना। एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वरना यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, उससे आप कंफ्यूज हो गए, तो उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O। तो ये ध्यान रखना है, ये दो रिएक्टेंट हो गए और एक यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, हमारे एग्जाम के रिलेटेड ये जो लाइंस लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कोई, है ना, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ चीजें जो उस टाइम पे उस प्रोसेस के टाइम पे कुछ चीजें जो है वो होती रहती है। क्या क्या होती है, देखिए रिएक्शन के टाइम पे या तो स्टेट में चेंज आता है ना, जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी स्टेट रिएक्शन से पहले कुछ और होती है, और जब प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टेट कुछ और होती है। अच्छा, कलर में चेंज आता है, या फिर कोई गैस इवॉल्व होती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आता है। मतलब टेम्परेचर या तो बढ़ता है रिएक्शन के टाइम पे या फिर कम होता है। कोई रिएक्शन हो रही होती है तो कोई गैस निकलती है, CO2 निकलती है, कभी कभी हाइड्रोजन निकलती है, मीथेन निकलती है, ये सब हम देखने वाले हैं, है ना। चेंज इन कलर, बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो है जो रिएक्टेंट होता है उसका कलर चेंज हो जाता है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। स्टेट का तो ये एग्जांपल ले सकते हैं आप, देखिए क्या है
ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? अगेन गैस है। बना क्या? वो वाटर, ये क्या है? लिक्विड है। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जरूरी नहीं है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। इनमें से कम एक तो होगी ही होगी, दो भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वन होगी और सारी भी हो सकती हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे चेंजेस होने ही होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज जो हमें एनसीईआरटीज में दी है टू प्रूव दीज पॉइंट्स, है ना। कुछ एक 3 एक्टिविटी दी है, किसी में ये 2 पॉइंट प्रूव हो रहे हैं, किसी में ये 2 पॉइंट प्रूव हो रहे हैं। हमें उनको अच्छे से देखना है क्योंकि क्वेश्चंस वहां से काफी अच्छी बार पूछे गए। चलिए, नाउ पॉज दिस वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स एंड रीड दिस केयरफुली। ये एक्टिविटी बोल क्या रही है वो आपको देखना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। देखिए, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है हमें। मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, इसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको इसको जो है फ्लेम के साथ हीट करना है ना, मतलब इसको आग लगाना है हमको, कैसे भी, मोमबत्ती की मदद से, किसी की वजह से। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐश में, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको किसी एक चीज में, बीकर में या किसी और प्लेट टाइप चीज में उसको कलेक्ट कर लेना है और फिर देखना है कि ऑब्जर्वेशन हमारी क्या क्या है। चलिए जरा कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी मैग्नीशियम को हम हीट करेंगे तो जब वो ऐश में कन्वर्ट होता है तो उस ऐश को हम क्या बोलते हैं? MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी मैग्नीशियम जो है जब वो बर्न करता है तो वो व्हाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। अब इसका मतलब क्या है? आपने दिवाली पे जरूर जो है, कभी छोटे हो गए, बच्चे हो गए, है ना, तो फुलझड़ी वो जरूर जलाई होगी। अब उसमें आप क्या देखते हैं कि जब वो जलती है तो उसमें से कैसे व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है ना एकदम। बिल्कुल, मैग्नीशियम भी बिल्कुल ऐसे ही जलता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इट बर्न्स विद अ व्हाइट ड्रिजलिंग फ्लेम। अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप सब जो है अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ, है ना। नोट्स आपको बनाते रहना है। हालांकि हम नोट्स और आपको पीडीएफ, ये दोनों हम चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बट फिर भी आपको मैं चाहता हूं आप अपने हैंड रिटन अपने हाथ से खुद से लिखेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन हो सकते हैं। तो या तो आप क्लास के साथ में ही नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है पहले आप क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बट आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स आपको जरूर बनाना है। चलिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है जी, कि जो मैग्नीशियम है आपका वो बर्न करता है व्हाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ, ठीक है सर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये जो आपका ऐश जो हमने कलेक्ट किया है, जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर आपसे पूछता है, ये होता है व्हाइट कलर का। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का। नाउ अब जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं क्योंकि एट लास्ट, है ना, वही इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चंस ही तो करके आने हैं हमें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बर्न विद द व्हाइट ड्रिजलिंग फ्लेम? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन और सोडियम, कोई ऐसे दे देगा आपको, तो आंसर वुड बी मैग्नीशियम, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं आपके तीनों एग्जाम में, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए में। ऑल्दो मैंने कुछ पीवाईक्यूज लास्ट में ऐड किए हैं, बट फिर भी आप और भी बाकी पीवाईक्यूज देख सकते हैं, ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वुड बी, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, सो क्या आगे क्या होगा? यस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द कलर ऑफ दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड? आंसर वुड बी व्हाइट। और द क्वेश्चन वुड बी दैट व्हेन मैग्नीशियम इज फॉर्म्ड, अ व्हाइट कलर ऐश इज फॉर्म्ड। उस ऐश का उसको बोलते क्या हैं? तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को या फिर पूरी एनसीईआरटीज को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन जो है कैसे भी पूछ सकता है वो। देखिए, साइंस में यूपीएससी जो है ज्यादा आपको ट्रिक नहीं कर सकता,
है ना, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है वही पूछेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। और थोड़ा बहुत घुमाने फिराने का मतलब है यही कि आपसे जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे ना, वही ज़्यादा से ज़्यादा वो घुमा के पूछ सकता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब जरा देख लेते हैं क्या है। अपॉन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये सब वही लिखा है जो अभी हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसको लिख दिया मैग्नीशियम। अच्छा मैं आपको जरा ये समझाता हूँ, है ना। देखिए इसको लिखने का तरीका है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा ऑक्सीजन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑल्दो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, अभी बैलेंस हो जाएगी, बट ठीक है अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है बैलेंसिंग पे, ठीक है। ये बनेगा 2Mg। अब देखो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए मैग्नीशियम को बर्न किया, ये जो साइन होता है दिस इज फॉर, ये शो करता है कि हम उसको बर्न कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी मैं किसी एलिमेंट को बर्न करूंगा ऑक्सीजन वहां पे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मैं कोई कंबशन का प्रोसेस कर ही नहीं सकता। कंबशन मतलब कहीं भी जब मुझे आग लगानी होगी किसी भी चीज को, तो मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉपर को बर्न किया गया है और कॉपर ऑक्साइड बन गया है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। देखिए कॉपर, अब जैसे ही पता चला बर्न किया, तो क्या चाहिए कॉपर को जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। यहाँ पे ये दिखाएंगे हम कि उसको हमने बर्न किया है, क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 आएगा। ये आपका ये जो भी है ना, ये आपके रिलेटेड, मतलब एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, बट ठीक है थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, इन सब चीज़ों से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये जो मैं यहाँ पे 2 मैंने ऐड किया है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है फॉर्मूला मेकिंग, है ना, कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, वो हम चैप्टर 2 जब करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा, तो डरने वाली बात नहीं। सेकंड बैलेंसिंग, है ना, ये बैलेंसिंग वाला टॉपिक है, इसी चैप्टर के लास्ट में हम ये पढ़ेंगे, तो अभी इस पे आपको ध्यान देना नहीं है। ऑल दो बैलेंसिंग से आपके क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, बट फिर भी हम एक बार उसको देख लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है जो जो चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। तो ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा हम बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि यूट्यूब पे आपको वीडियो देखनी है, मतलब क्या, जैसे कि 1.1, मान लीजिए हमने एक्टिविटी कौन सी की है, 1.1 है, कुछ नहीं करना आपको, यूट्यूब पे जाइए, एक्टिविटी नंबर 1.1 डालिए, क्लास 10th साइंस, 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी, वो आपको देखनी है, ठीक है। उससे क्या है ना, आप इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन भी कर पाओगे, और जो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत किसी बच्चे के दिमाग में डर भी है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलिए अब एक्टिविटी नंबर, हाँ वापस जाते हैं। अब ये जो हमने एक्टिविटी नंबर 1 की है, इससे कौन कौन से पॉइंट प्रूव होते हैं, इनमें से कौन कौन से पॉइंट प्रूव होते हैं देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर, क्या ये प्रूव हो रहा है, बिल्कुल। जब भी मैं मैग्नीशियम को बर्न किया मैंने मैग्नीशियम को, तो फ्लेम जलती है, लाइट वाइट ड्रिजलिंग फ्लेम निकलता है, जिससे क्या, जैसे फुलझड़ी को आप बर्न करते हो तो क्या निकलता है, आग निकलती है ना, बिल्कुल हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर में तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कुछ हो रहा है क्या, देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो होता है आपका एकदम सॉलिड, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बिल्कुल कैसा हो जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है। कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है, POWDER, ओके, ये नहीं है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्टेट में भी चेंज आया है, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वो क्या हो गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से क्या है, ये दोनों चीजें, हम ये दोनों पॉइंट प्रूव कर सकते हैं कि चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 1.2 देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो को, रीड कीजिए इसको, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, और उसमें क्या डालना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, उसमें फिर क्या डाल देना है हमें, पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है। और फिर बोला है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, लेड नाइट्रेट डालना है मतलब, फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है, और फिर देखना है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन हमारी हो रही है। देखिए यहां देखिए, पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, लेड नाइट्रेट,
हाँ, अब बहुत से बच्चे जो हैं उसको उनको अगेन यही परेशानी हो रही है कि मैंने लेड नाइट्रेट की जगह क्यों लिख दिया। तो मैं वापस से बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए आप क्या याद रख सकते हो, ये याद रखिए कि एक सेकेंड, लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, नाइट्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं NO3 से, ठीक है। और कौन सा बचा है, पोटेशियम जी, पोटेशियम को हम करते हैं K से, और आयोडाइड को करते हैं, आयोडीन को करते हैं I से। अभी सिर्फ इतना याद रखना है। तो हमसे क्या बोला है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेना है हमें और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर देना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर देना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर देना। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि अब क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होता, ये जो होता है लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड को आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये जो लेड होता है ना, लेड ये पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह आ जाता है। तो मतलब क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस, और ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब हमारे काम की क्या चीज़ है सर इसमें, देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कैसे बनेगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है लेड आयोडाइड। क्या बनता है, लेड आयोडाइड। उस प्रोडक्ट का कलर कैसा होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो हमारे काम की क्या चीज़ है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं तो अ येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट इज लेड आयोडाइड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जरा प्रेसिपिटेट की बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता, जब भी मान लीजिए रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो गया जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है और नीचे जाके सेटल हो गया। क्या हो गया, नीचे जाके सेटल हो गया, मतलब पूरे बाकी सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व नहीं हो, नीचे जाके सेटल हो गया, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो लेड आयोडाइड होता है ये इस सॉल्यूशन में, लेड आयोडाइड और जो पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है इसमें मिक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल येलो कलर का प्रेसिपिटेट और बिल्कुल सॉल्यूशन के नीचे जाके सेटल हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ है ना, अगेन मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जाके एक बार अब 1.2 डालिए, अभी लेक्चर के बीच में नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद एक्टिविटी नंबर 1.2 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लेड आयोडाइड दिखता कैसा है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो मैं बात कर रहा हूँ कैसा होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जरा देख लेते हैं इससे कौन कौन से पॉइंट प्रूव होते हैं। देखिए चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन कलर, बिल्कुल क्या हुआ है, नहीं बिल्कुल हुआ है। देखिए क्या हो गया, लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, इनका कुछ और कलर था और जब इनको हमने आपस में रिएक्ट कराया तो लेड आयोडाइड बन गया जिसका कलर क्या था, येलो कलर था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 1.3 की बात कर लेते हैं। एक बार पढ़िए इसको आप खुद जल्दी से। चलिए देखिए क्या बोला इसमें, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है जिंक के छोटे छोटे आपको टुकड़े लेने हैं। चलिए तो जिंक ये ले लिए, जिंक हमने प्लस, अच्छा हाँ एक सेकंड, इससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये हालांकि चैप्टर 2 का टॉपिक है बट क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी दी है तो आपको समझने में आसानी होगी। बस आपको उतना ही याद रखना है जितना मैं अभी बता रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए आगे चैप्टर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट के उसमें जो है आपको बताया जाएगा कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। चलिए अब जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, तो जिंक ले लेते हैं। क्या जिंक एक मेटल है? बिल्कुल जिंक एक मेटल है। और किसी को डाउट है जिंक मेटल है नॉन मेटल है क्या है, तो ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं। एसिड मेटल्स एंड नॉन मेटल एक चैप्टर है तो वो कोई इशू नहीं, बट अभी के लिए याद रखिए जिंक एक मेटल है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखते हैं HCl,
और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। तो ये बोल रहा है या तो आपको HCl मिक्स करना है या फिर H2SO4 मिक्स करना है। चलिए मान लेते हैं हम क्या मिक्स करते हैं, H2SO4 कर देते हैं। तो अब क्या रिएक्शन होगी, अब जरा ऊपर जो लिखा है उसी के हिसाब से देखते हैं। मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। चलिए पहले हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, H2 निकाल दिया। अब इसमें से H2 निकल गया, बचा क्या यहाँ पे SO4, और इधर क्या बचा जिंक। तो सॉल्ट बनेगा मेरा ZnSO4, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं जल्दी से इसकी। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 इज इवॉल्व्ड। जब भी जिंक को H2SO4 या फिर कोई और एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकंड, टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी हाइड्रोजन या फिर मीथेन, मीथेन को लिखते हैं CH4, जब भी ये दोनों गैस इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। थर्ड पॉइंट देखिए, यूपी पूछा भी गया एग्जाम में, जिंक जो होगा ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जिंक है, इसके पास ना छोटे 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 बबल्स ऐसे, ये मान लीजिए जिंक के पीसेस पड़े हैं, इसके पास छोटे छोटे पहले बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, छोटे छोटे बबल्स, बबल्स बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बबल्स बनते हैं ये किसके बनते हैं। देखिए ये बनते हैं हाइड्रोजन के, तो जिंक के पास बनते हैं बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, और बाद में ये गैस जो है बाहर निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जिंक और H2SO4 को हम मिक्स करते हैं तो जिंक के पास कुछ बबल्स बनते हैं छोटे छोटे, वो बबल्स जो हैं कौन सी गैस के बनते हैं, तो बनते हैं वो हाइड्रोजन के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इससे कौन कौन सा हमारा पॉइंट प्रूव हो रहा है। पीछे वाले जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो उसमें लिखा था एक पॉइंट कि गैस इवॉल्व होती है। देखिए वापस से, बिल्कुल इवोल्यूशन ऑफ गैस, बिल्कुल वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है और एक बार देख लीजिए, ये वही लिखा है जो बात की थी हमने। अपॉन एडिंग द डाइल्यूट एसिड टू जिंक ग्रेन्यूल्स यू विल नोटिस दैट बबल्स फॉर्मिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, दिस बबलिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, और ये बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं बस। एडिशनली हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये इसको हमने दे दिया, जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। केमिकली कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये एरो जो यहाँ पे आ गया है गलत आ गया, ये एरो यहाँ आएगा ऐसे, टू शो दैट हाइड्रोजन इज बीइंग इवॉल्व्ड। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। अभी तक हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी चीजें साइड बाय साइड होती रहती हैं, और कुछ इक्वेशंस देखी हमने, कुछ एक्टिविटीज देखी हमने, एक सेकेंड, जो कि हमारे पॉइंट्स को प्रूव कर रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। देखिए सिंपल सी भाषा में इसको बोलेंगे, कोई भी रिएक्शन हो रही हो और उस टाइम पे अगर हीट निकल रही हो तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है ना, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे वाला किया था ना, ये वाला भी कैसा एक तरीके से कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट भी निकल रही है। ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नथिंग, इट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अब अगर जिस बच्चे ने CAPF 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा या फिर एग्जाम देने गया होगा, उसको पक्का पता होगा क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें एक तो था फोटोसिंथेसिस, एक था आई थिंक रेस्पिरेशन था, हाँ रेस्पिरेशन था, और दो ऑप्शंस और थे। ठीक है, तो आपको बताना था एंडोथर्मिक कौन सी है, दो
तीन ऐसे, एक था उसमें फोटोसिंथेसिस, एक था रेस्पिरेशन, और दो और थे। वो जो दो बाकी ऑप्शन थे वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही थे। सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस था जो क्या था, एंडोथर्मिक था। अभी एंडोथर्मिक क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में वहां पे बता दूंगा। क्योंकि ये देखिए एक्सोथर्मिक के एग्जांपल देख लेते हैं वापस से जल्दी से। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये तीनों क्या है, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं। पॉइंट नंबर 3 को बात कर लेता हूं। देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है, गाँव में होता है काफ़ी, अब आजकल तो शहरों में भी होता है कि मान लीजिए कोई गड्ढा है, ठीक है, वो ऊपर से वो बंद रहता है, बस छोटा सा ओपनिंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो भी क्या कहते हैं वेजिटेबल जो भी वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, वो सब जो है इसके अंदर वो डालते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वेजिटेबल मैटर होता है ना, ये डीकम्पोज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, डीकम्पोज होने लग जाता है, और एक गैस इवॉल्व होती है इसमें से, दैट इज CH4। CH4 क्या बोलते हैं हम, पीछे बताया मैंने, मीथेन। ये जो है बाहर निकलती है, फिर उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, और आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि ये जो वेजिटेबल मैटर था जितना भी था, वो जो डिकम्पोज हो रहा था, उस डिकम्पोज होना मतलब सड़ना, सड़ के जब वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहा था, वो प्रोसेस भी कैसा है, एक्सोथर्मिक है। क्यों है, क्योंकि एक गैस निकल रही है जिसका नाम है मीथेन। और हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई हाइड्रोजन गैस या फिर मीथेन गैस कभी भी निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलेंगे, है ना, मतलब उसको बोलेंगे कि वहां पे हीट निकल रही है। हीट निकल रही है मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको सिर्फ इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होने को भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, अब जरा रेस्पिरेशन, हालांकि रेस्पिरेशन जो है वो क्या कहते हैं आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, बट फिर भी एक बार जल्दी से इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए रेस्पिरेशन कुछ नहीं होता, हम खाना खाते हैं, बिल्कुल सर खाना खाते हैं, सब खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट्स भी है, तो हमारी बॉडी उसको छोटे छोटे, इन तीनों को और छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ती रहती है। जैसे प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है ना, ऐसे ही फैट्स को करती है। तो क्यों करती है, ताकि इन न्यूट्रिएंट से हम एनर्जी ले सके, हमारी बॉडी एनर्जी ले सके। तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन, कि जो हमने खाना खाया है उस फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है और इतना ही समझना है, क्योंकि इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये रिएक्शन होती है उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो होती है कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये सब चीज़ों में CO2 + H2O + एनर्जी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कैसे रखना, देखो C6 और लास्ट में है O6 और यहाँ पे है H, 6 और 6 12, ऐसे आप रख सकते हो, C6O6 H2। इसको एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये तीनों वो आपको पता होने चाहिए कि एग्जांपल्स क्या हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। और थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगेन ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा ताकि आपका इंटरेस्ट आए। मैं नहीं चाहता कि आप ना केमिकल इक्वेशन देख के थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ इतना ही है। देखिए क्या है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, कुछ नहीं होता, मीथेन को ही हम नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं। और मीथेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो नीचे लिखा भी है मैंने, CH4, तो ये लिखो मैंने CH4 लिख दिया। अब उसको बर्न करना है, क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। भाई बर्न कर रहे हैं तो पीछे ही बात करी थी, क्या चाहिए बर्न करने के लिए, किसके प्रेजेंस में करेंगे सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। खत्म, CH4 को, मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बना, CO2 और H2O। चलिए आगे बात कर लेते हैं जरा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, देखिए एंडोथर्मिक बिल्कुल एक्सोथर्मिक का उल्टा है। एक्सोथर्मिक में क्या था, एक्सोथर्मिक में था सर हीट आपकी इवॉल्व हो रही थी,
हीट निकल रही थी, है ना। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट निकल रही थी। तो एंडोथर्मिक क्या होगा सर, जिसमें हमें हीट को ना रिएक्शन के टाइम पे देना पड़े। मतलब कोई रिएक्शन जब हो रही हो तो उस टाइम पे हमें हीट उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो रिएक्शन कंप्लीट हो सके, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट हो, हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है ताकि वो जो आपकी वो रिएक्शन है वो हो सके। अब इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। जरा उसको आराम से डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना वो जो सीएपीएफ में आया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी है। पहली है फोटोसिंथेसिस, दूसरी है रेस्पिरेशन, और जो बाकी दो थी वो भी एक्सोथर्मिक ही थी, सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही थी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो होता है, एक प्रोसेस होता है, हालांकि ये भी बायोलॉजी का टॉपिक है, बट थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जितना हमें जानना चाहिए सिर्फ उतना बात करेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं वो, देखो वो उनकी जो पत्ती होती है ना, अब मेरा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, बन गई, है ना, ये पत्ती है। चलो, तो अभी पत्ती होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं, क्लोरोफिल होता है। हमारे काम की क्या चीज़ है, देखो ये जब प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो इसको जो क्या है लाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, लाइट। और वो लाइट कहाँ से मिलती है इसको, सन से। तो सन से इसको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। हालांकि आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, जैसे घरों में भी, अंदर भी, इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, तो हालांकि हम ले रहे हैं सिर्फ सन को। तो इसको लाइट चाहिए होती है। अब लाइट में क्या आ रहा है, लाइट के साथ साथ क्या आ रहा है, हीट आ रही है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो सके उसके लिए हमें इसको क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। चाहे वो आप सन की मदद से दीजिए, चाहे वो आप आपके जो इंडोर लाइट्स हैं उसकी मदद से दीजिए, तो हम इसको हीट दे रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। इसी वजह से ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो पीछे हमने प्रोसेस पढ़े जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो बर्न कर रही है तो उसमें से हीट निकल रही है, इसीलिए वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है। चलिए, अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बात करते हैं। देखिए, अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, एग्जांपल्स देख लिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, आपको लगा होगा कि यहाँ पे सर की और कोई एग्जांपल्स तो लिखे ही नहीं है एंडोथर्मिक के, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हालांकि एक यहाँ पे मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, बट वो नोट चलिए छोड़िए, अभी बस ये याद रखना है आपको, जितनी भी हम आगे एक रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सारी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होंगी जितनी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, और जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ हीट उसको देंगे ही देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे उनको नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता। तो हम आगे देख लेंगे जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसी में हम याद रख लेंगे कि सारी जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, तो जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती है, ब्रॉडली बोले तो 4 तरह की होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है डीकम्पोजिशन, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी रिएक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनके बारे में इंफॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या मतलब क्या है उसका, है ना, छोटी सी डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, बाकी इसकी जो अंदर की एक्टिविटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली रिएक्शन होती है जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से देखो आप, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, है ना। मतलब कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस और नो, देख लेते हैं। जब भी दो
रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो ए बी सी कितने भी हो सकते हैं, और लेकिन शर्त क्या है कि प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब ये एक्टिविटी नंबर 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। देखो इसमें बोल क्या रहा है, उससे पहले आप जो है इसको एक बार पॉज करो वीडियो को और एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, है ना, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, एक्टिविटी नंबर 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ले लेते हैं जी, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा भी है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। चलिए सर इसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, बनता क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। यहां पे सब लिखा है, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जब इसके साथ वाटर मिक्स किया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोल रहे हैं स्लेक्ट लाइम। तो देखो दो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला पॉइंट तो ये। अभी बोला टच द बीकर एज शोन इज फिगर 1.3, बोला इसको टच करो बीकर को। देखो क्या होगा ना, जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हो ना, तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है इसमें से। देखो यहाँ पे लिखा भी है। अच्छा ये लाइन मैंने अब यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि एज इट इज सेम लाइन पूछी गई है एग्जाम में। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बहुत ही रिएक्शन काफी वो होती है, विग्रस होती है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम, है ना, यहां पे लिखा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। ये दोनों भी याद रखना है कि क्विकलाइम। क्वेश्चन अब मैं बता देता हूं, देखो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सर हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन कौन सी है, मतलब आप बोल देगा डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। तो सर दो प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, सर CaO। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर और पूछ लेगा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, कौन सा है, टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, कौन सा है सर, कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कोई डाउट है इसमें, आई होप सो नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ये सब हो गया है ना। यहां से हमें क्या पता चला है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और रिएक्शन बहुत ही क्या होती है, विग्रस होती है, हीट इवॉल्व होती है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये आपने पक्का देखा होगा, इसको वो बोलते हैं चूना बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स डे हुआ होगा तो वहाँ पे क्या होता था, कभी देखा है वो 100 मीटर 200 मीटर रनिंग जो होती है, तो ट्रैक बनाते हैं ना वाइट कलर के चूने से, है ना, वही है ये कैल्शियम ऑक्साइड। उसको कभी पानी में डाल के देखना, मतलब मत ही डालना, क्या जरूरत है, बट ठीक है। बट कभी आपने देखा होगा कि जब उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी जो है कभी कभी तो ऐसा होता है कि बॉईल होने लग जाता है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा डाल दो तो बॉईल होने लग जाता है। इसको लोग टबैको के साथ भी कंज्यूम करते हैं, चूने को, ठीक है। चलो
ये वही लिखा है जो हमने डिस्कस किया है, क्या है जो भी है एक बार रीड कर लीजिए आप इसको, है ना। बट आपको याद क्या रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लिखी हैं कि स्लेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी ये है, और क्विक लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल तो हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये, अब ये और देख लेते हैं, ये दो एग्जांपल और याद रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको 3 ऑप्शन कुछ और दे देंगे और एक कोई इन तीनों में से दे देगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आपको याद है सिर्फ इतना रखना है कि बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ये दोनों भी किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन के। देख लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल। देखो कोल कुछ नहीं होता, कोल जो है कार्बन की ही एक फॉर्म है, तो कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। सर बर्न कर रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन तो फ्री में आ जाएगा, उसके बिना तो हम कुछ बर्न कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। और क्या बना लेगा वो, CO2, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ दो प्रोडक्ट थे, सॉरी 2 रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बनाया H2, एक प्रोडक्ट। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब आपके बुक में ना ऐसे बहुत सारे डेडियो दिए हुए हैं ना, येलो कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, वहां पे दिए हुए हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पे आते ही आते हैं। अब ये क्या लिखा है उससे पहले मैं आपको जरा समझा देता हूँ, है ना। इसको पढ़ने से पहले जरा समझ लेते हैं। देखो ये जो स्लेक्ट लाइम जो बनता है, ये जो पीछे स्लेक्ट लाइम बना है ना, ये स्लेक्ट लाइम जो बनता है, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं। देखो ये मेरे पास मान लो कोई बाल्टी है, ये सॉल्यूशन है स्लेक्ट लाइम का, ठीक है मेरे पास। तो अब मानिए कि मुझे ये जो दीवार है इसको क्या करना है, वाइट वॉश करना है इसको, तो मैं इसके ऊपर ये जो किसी भी चीज़ की मदद से स्लेक्ट लाइम इसके ऊपर डाल दूंगा। डालने के बाद क्या करूंगा मैं, 2-3 दिन तक इस दीवार को ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब क्या होगा, 2-3 दिन में क्या होगा कि ये जो मेरा स्लेक्ट लाइम है ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा सर आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। फिर वही बात है कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चैप्टर 2 में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है ये लिखा भी है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब जब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद जो है हमारी वॉल्स पे वो शाइनी वाइट कलर का जो फिनिश है वो आ जाता है। मतलब जो शाइनी कलर का फिनिश आता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। अब जरा इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अगेन क्वेश्चन है कि भैया कौन सा कंपाउंड है जिसकी सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स, स्लेक्ट लाइम। अब ये कंफ्यूज नहीं होना बार बार, है ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये इसको स्लेक्ट लाइम भी बोल रहा हूं मैं, और कैल्शियम ऑक्साइड ये एक ही चीज है तीनों ना। कैल्शियम ऑक्साइड को ही स्लेक्ट लाइम बोलता हूं और बोलते हैं मतलब, और कैल्शियम ऑक्साइड को केमिकली ऐसे लिखते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे से, ताकि एक थिन लेयर बना ले किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये 2-3 दिन के बाद बन जाता है और इसकी वजह से हमें क्या है, एक शाइनी फिनिश मिल जाता है, ठीक है, याद रखना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हो। ये हालांकि चौक, मार्बल और लाइमस्टोन तीनों का यही फॉर्मूला होता है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की ही तीनों फॉर्म होती है, मार्बल, चौक और लाइमस्टोन, याद रख सकते हो, ठीक है। केमिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 के साथ मिक्स वो रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। चलो अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन, एक बार डीकंपोजिशन को पढ़ने से पहले जरा वापस से रिकैप करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि
दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, हाँ है ना, कॉम्बिनेशन। सर डीकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट टूट जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट में, कोई एक रिएक्टेंट टूट जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट में। मतलब कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। लिखेंगे कैसे, एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड टूट रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू गिव सम सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये देख लेते हैं एक्टिविटी 1.5, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्टिविटी तो जितनी भी आपकी बुक में दी है ना सब इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट सब इंपॉर्टेंट है ही, क्या करो, ठीक है। बट हाँ आपको वो फिर बोल रहा हूँ, आपको वो करना है। देखो जो वही वाली बात है कि देखो बताते तो बहुत लोग हैं ना कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि गाइडेंस की कमी है, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह लोग गाइड करने के लिए आपको है। लेकिन बात यह है कि क्या आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो हम बता रहे हैं, है ना। जैसे कि अब आप में से ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैंने बोला है कि एक्टिविटी आपको ये सब यूट्यूब पे देखनी है, कुछ लोग पक्का ऐसे होंगे जो इनको देखेंगे, और कुछ लोग होंगे जो नज़रअंदाज कर देंगे उनको, है ना। तो ये सब आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब मैंने भी अपने टाइम पे किया था, ठीक है। आप 1.5 डालिए, देखिए मज़ा आएगा आपको बहुत ये सब देखने में। अब वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से देखोगे कि एक्टिविटी क्या बोल रहा है, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। देखो एक्टिविटी 1.4 क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अब यहाँ पे बता देता हूँ, देखो फेरस मतलब होता है आयरन, तो फेरस को लिखते हैं केमिकली, उसका सिंबल होता है Fe। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको। सल्फेट को लिखते हैं हम SO4, ठीक है। अभी आपको बताना चाहिए सिर्फ। तो देखो हमने फेरस सल्फेट को लिया, ये 2 क्यों आया, ये सब बैलेंसिंग का काम है, अभी छोड़ो। तो फेरस सल्फेट को हमने लिया, उसके बाद क्या कर रहा है वो, इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है आपको। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अभी इसका कलर देखना है क्या होता है, फिर इसको हमें हीट करना है। हीट करने के बाद आप देखोगे कि ये सिंगल फेरस सल्फेट 3 प्रोडक्ट में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, 3 प्रोडक्ट में। किस किस में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये SO3 है यहाँ पे। तो क्या होता है, फेरस सल्फेट ब्रेक्स डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे लिए वो देख लेते हैं। जरा पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन देखो क्या इंपॉर्टेंट। पहला, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर की जलने की क्या आती है, स्मेल आती है। क्यों आती है, क्योंकि देखो बन भी क्या रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, तो सल्फर की बर्निंग की स्मेल आती है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपका जो फेरस सल्फेट जो होता है वो किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे हमने पीछे देखा है उसमें, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका डिकम्पोजिशन का, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे या फिर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फेरस सल्फेट का, मैंने आपको बताया पीछे की फेरस सल्फेट को लिखते हैं ऐसे FeSO4, बट यहाँ पे तो ये भी कुछ लिखा है .7H2। देखो ये 7H2O को बोलते हैं हम, ये जो लास्ट डॉट करके लिखा होता है उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिया था तो मैंने ऐड कर दिया। अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फेरस सल्फेट के बाद 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या याद रखना है आपको कि फेरस सल्फेट के बाद कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं, 7, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है। एक नोट दिया है आपके इसमें NCERT में, ठीक है, कि ये जो क्विक लाइम होता है, ये CaO जो चूना होता है ना, इसको यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं,
ठीक है, चलो। अच्छा जरा वापस से देखते हैं, ये पहली डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी हमने, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है। आपने एक चीज देखी, इन दोनों में ही हमने क्या किया है, हीट दी है ना, हीट हमने दी है ताकि रिएक्शन हो सके, बाहर से हमने हीट दी है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि एक्टिविटी नंबर 1.5 वाला आ जाए कि फेरस सल्फेट को हम बर्न कर रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार हीट हम दे रहे हैं तो कौन सी है, एंडोथर्मिक है। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कौन सी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में ना इसे कुछ सब टाइप है, 3 टाइप में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तोड़ा है या फिर डिवाइड किया है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड द थर्ड इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एक एक करके इनको देखना है, इनके रिलेवेंट एक्टिविटीज को देखना है और खत्म, ज्यादा नहीं। देखो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, बहुत सिंपल है, 4 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम हीट की मदद से कर रहे हैं, जिसको हम हीट की मदद से कर रहे हैं। सिंपल देखो, मतलब कि एक तरीके से ये वाली भी, ये जो हमने पढ़ी, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, ये भी टूट रहा है, तो ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है। ये जो हमने पीछे पढ़ा, इसको भी हम हीट दे रहे हैं, ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है ना, क्योंकि हम थर्मल डीकम्पोजिशन क्या बोलता है कि जब भी आप कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ हीट, उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। तो इस हिसाब से हम इन दोनों को भी थर्मल डीकम्पोजिशन कंसिडर कर सकते हैं। चलो इसमें इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो दो भी आप ले सकते हो जो पीछे दिया है, और ये भी है। एक्टिविटी नंबर 1.6 देखो क्या बोल रहा है, अगेन पॉज करो इस वीडियो को फिर आप देखो आराम से। चलो देखो, लेड नाइट्रेट को आपको लेना है, ठीक है, क्या लेना है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसको आपको लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, ना पाउडर होता है, इसको बॉइलिंग ट्यूब में मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, और उसको फिर क्या करना है, उसको हीट करना है आपको। What do you observe? Note down any changes if any. देखो एक आई थिंक 2020 या 2021 या तो CDS या NDA किसी एग्जाम में पूछा था कि जब भी हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं तो एक ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, वो कौन सी गैस के फ्यूम्स होते हैं? सर वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. जब इसको हम जलाते हैं ना तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई और है तो आगे देख लेते हैं क्या क्या है। देखो एमिशन ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम्स, ठीक है, और किसके होते हैं वो ब्राउन कलर फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, कुछ नहीं है, लेड नाइट्रेट विल डिकम्पोज, और ये लेड नाइट्रेट जो होगा वो डिकम्पोज किस में हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इजी, नाम से पता चल रहा है क्या है कि जब भी कोई भी डिकम्पोजिशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्पेलिंग शायद देख लेना गलत भी हो सकती है बट ठीक। तो वो तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे, मतलब इसमें हम हीट नहीं दे रहे हैं डिकम्पोजिशन कराने के लिए, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ताकि एक रिएक्टेंट टूट जाए मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। ये एक्टिविटी 1.7 है, काफी लंबी दी हुई है इसमें, है ना, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ है, ठीक है। देखो क्या किया है इसमें, आपको कितना याद रखना है वो बता देता हूँ। एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी डाला है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, और इसमें 2 ये डाले हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है जी। तो अब इसमें मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसको किसी मैंने उससे कनेक्ट किया हुआ है बैटरी वगैरह से, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक होगा हाइड्रोजन, अच्छा वाटर H2 होता है तो टूट किस में जाएगा, H2 और O ऑक्सीजन में। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि हमेशा जो H2 होगा वो ऑक्सीजन के कंपेयर में दुगना होगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 आएगा हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते समय। क्यों सर, फॉर्मूले में भी देखेंगे ना आप, एक मॉलिक्यूल को उठा के देखेंगे तो उसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है,
तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा हमेशा कैसा आएगा, 2:1 का आएगा। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, इसमें इससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब आप गेस कर सकते हो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो, फोटो, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। सर वो टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। एग्जांपल देख लेते हैं सर। पॉज करो वीडियो को एक बार, है ना, ये रीड करना है आपको, फिर शुरू करते हैं। देखो, सिल्वर क्लोराइड लेना है हमें। देखो यहां पे बता देता हूं मैं, सिल्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ag से, क्लोरीन या क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम Cl से। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको। तो क्या बोल रहा है कि आप जो है सिल्वर क्लोराइड लो 2 ग्राम चाइना डिश में। चाइना डिश कुछ नहीं होता, ये थाली सी जो है जिसमें हम इसको रखेंगे उसको चाइना डिश बोलते हैं। अब कह रहा है कि उसका कलर नोट करो कैसा है। फिर कह रहा है उस चाइना डिश को सनलाइट में रखो कुछ टाइम के लिए, और अब कलर नोट करो क्या हुआ है। चलो देखते हैं जरा ऑब्जर्वेशन। देखो, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, हाँ सिल्वर क्लोराइड, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये क्या होगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। सर सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, किस किस में, सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया, टूट गया 2 प्रोडक्ट में। कौन कौन से प्रोडक्ट है, सिल्वर और क्लोरीन। अच्छा, कलर में देख लेते हैं, कुछ कलर में चेंज आया है, बिल्कुल। कलर जो होगा सिल्वर का, व्हाइट कलर का होता है सिल्वर, है ना, वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कैसे कलर का होगा, ओरिजिनली व्हाइट कलर का होगा, और डिकम्पोज होने के बाद कैसा हो जाएगा, ग्रे। कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट कलर जो होता है सिल्वर क्लोराइड का वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है आपका डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में। क्लोरीन तो गैस होती है तो वो उड़ जाती है, बचता सिर्फ सिल्वर है, और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे सा होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को लिखते हैं Br से, याद रखना आपको। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से बिहेव करता है, जब आप उसको सनलाइट में रखोगे वो भी डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और ब्रोमाइन में, ब्रोमीन में। अगेन ब्रोमीन गैस होती है, वो भी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक नोट इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी बार आया है नोट, क्वेश्चन आया कि ये जो दोनों रिएक्शंस है ना, ये आजकल तो नहीं होती है, लेकिन पहले के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो लोग करते थे, है ना, क्योंकि आज तो कलरफुल कैमरे आ गए हैं, सब बात तो जरूरत नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शंस यूज होती थी। मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी उनमें इन दोनों का यूज किया जाता था। आपको ये याद रखना है ये फैक्ट। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी पूछा गया है। आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम कल शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, रिकैप करा देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है आज। ठीक है, देखो हमने किया है सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहला। दूसरा हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो चेंजेस क्या होते हैं उसके साथ, है ना, स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, कोई गैस इवॉल्व होती है। फिर कुछ एक्टिविटीज देखी इन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। फिर हमने देखा एक्सोथर्मिक क्या होता है, फिर देखा एंडोथर्मिक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखे। फिर देखा हमने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब देखा। फिर एक फैक्ट देखा था डिड यू नो वाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन। फिर डीकम्पोजिशन के कितने टाइप हैं, 3 टाइप है सर। कौन कौन से हैं, एक है आपका पहला कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक, एंड थर्ड इज फोटोलिटिक।
इन तीनों की हमने रिएक्शन देखी, उस वो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, ये जितना भी हमने पढ़ा है मैं चाहता हूँ आप इनके हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, ज़्यादा बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतना बढ़िया है। मैं अगर अपनी बताऊँ तो मेरा पूरा ये चैप्टर एक A4 साइज शीट में मैंने इसके नोट्स बना लिए थे, बहुत छोटे छोटे बनाए थे, क्योंकि वही पढ़ना है ना जो आना है, सिंपल सा। तो जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं ये सब हमें देख लेनी है। अच्छा, अब आप मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप जो नोट्स बनाएं वो एक A4 साइज शीट लें, उसमें एक लाइन ड्रॉ करें, आगे भी ऐसे पीछे भी ऐसे, तो ये 4 पेज बन जाएंगे आपके। तो उसी में आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। उससे क्या है ना, लास्ट में जब थोड़ा सा आप जब मान लीजिए आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, तो ये सारे आपके ना 10 से 12 पेजेस में पूरी साइंस का आपका नोट्स बन जाएंगे ना। केमिस्ट्री की बात करूँ तो लास्ट में साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए एक तरफ आपको 50 पेज पढ़ने हैं और एक तरफ सिर्फ आपको 10 पेज पढ़ने हैं, हालांकि कंटेंट सेम ही है, बट थोड़ा सा लास्ट में साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे कम रहेगा कि चलो 10 पेज ही रिवाइज करना है। ये मेरी तरफ से सजेशन था, बाकी आप जैसा कंफर्टेबल लगे, आप रजिस्टर में बनाना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस आपको ये पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, बाकी साइंस की आपको टेंशन लेनी है नहीं है ना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको ये सब करते रहना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।